देखेंगे तो ये सूट वूट कुछ नहीं है वहाँ पे, कपड़े नहीं है वहाँ पे। वहाँ स्त्रियाँ भी पहले के ज़माने में केवल अपना जो ऊपर का जो पार्ट होता है वो कपड़े से ढकती, नीचे का पार्ट अपने कपड़े से ढकती है वो। तो मैं ये सोच में पड़ गया कि यार हलाल सर्टिफिकेट क्यों है फिर, हाँ प्रोडक्ट में हलाल सर्टिफिकेट क्यों छप रहा है? हमारा भारत है भाई, हाँ हमारा कोई मुस्लिम कंट्री थोड़ी नहीं है। हाँ जी। अगर नेक्स्ट स्लाइड को अगर थोड़ा सा पता चल गया आपको कि वो रिकॉर्डिंग करने आया है या फिर जांच पड़ताल करने आया, तो आपको वो सीधे। हेलो दोस्तों, मैं हूं मोहित बब्बर और स्वागत करता हूं आपका द चिट चैट शो में। आज हमारे बीच में एक ऐसी हस्ती जिनके पाँव के छाले बताते हैं कि उनका सफ़र कितना गहरा है। हर मोड़ पर मुड़ा कदम एक नई दास्तां कह रहा है। छोटी उम्र ही सही पर जज्बा समुंदर से भी गहरा है। किताबें दोस्त हैं इनकी और दुनिया से इनका पहरा है। दोस्तों, आज ऐसी कहानियां हमें सुनने को मिलेंगी जो कहीं ना कहीं समय को बांध देंगी। और मैं सर को वेलकम करना चाहूँगा रोहित जी का हमारे पॉडकास्ट के अंदर। जय श्री राम। मेरे पास कुछ 3-4 क्वेश्चंस हैं जो काफ़ी समय से, जब से मैं आपसे मिला हूँ, अंदर ही पनप रहे हैं और मुझे उनका आंसर जानना है। तो सर, सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि आपने अयोध्या से श्रीलंका तक की जो यात्रा करी, हमारे पास काफ़ी तरीके होते हैं, बाय प्लेन भी जा सकते हैं, बाय बस भी या बाय ट्रेन भी, बट आपने बिल्कुल यूनिक कुछ हटकर पैदल आप 8000 किलोमीटर का सफ़र कर श्रीलंका तक पहुँचे। और उसके बाद कि इतनी कम उम्र के अंदर आपको बुक लिखने का आइडिया कहाँ से आया? ये 3 जो मेन पॉइंट्स हैं, जो क्वेश्चंस हैं, आज इस पॉडकास्ट में हम कवर करेंगे। सबसे पहले सर, मैं जानना चाहूँगा कि आपका ट्रैवलिंग में इंटरेस्ट कैसे बना और आपकी आज एज क्या है? प्लीज़ ऑडियंस को बताइए। कि तो मैं सभी को नमस्कार करता हूँ, जय श्री राम। और मोहित भाई का बहुत बहुत धन्यवाद कि वो मुझे अपने पॉडकास्ट में बुलाएं और साझा करने के लिए, मेरी जर्नी के लिए। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। कि तो यात्रा करने से पहले मैं लगभग 15 से 16 राज्य जो है अप्रॉक्स में घूम चुका था। ओके। जिसमें हिचाइकिंग था और लोगों से मदद मांगना हो गया, ट्रेन बस इन सब चीज़ों से मैं ट्रैवल करता था पहले। तो पहले मैं इंट्रोवर्ट बंदा था, फिर धीरे धीरे जब पॉलिटेक्निक करने बाहर निकला तो फिर एम्बीवर्ट हुआ, फिर एम्बीवर्ट से फिर एक्सट्रोवर्ट हो गया। तो मुझे पता चला कि भारत यार बहुत काफ़ी बड़ा है और 15-16 राज्य घूमने के बाद पता चला कि इसमें अभी भी बहुत कुछ खामियां हैं जो मुझे इसे एक जर्नी के थ्रू लोगों को समझाना होगा, लोगों तक मुझे पहुंचाना होगा। लॉकडाउन के दौरान जो है ये जर्नी, मतलब अपना ट्रैवल का जो स्टार्टअप है वो मैंने किया था कि चलो ट्रैवल करते हैं, देखते हैं कैसा है। तो पहली जो जर्नी थी वो मेरी साइकिल से थी, दिल्ली से जयपुर 250 किलोमीटर। ओके। तो उस वक्त मुझे रियलाइज़ हुआ कि अरे यार ये भी एक दुनिया है, अलग ही दुनिया है। जब मैं जॉब करता था तो उससे अलग ये दुनिया है। जॉब करते करते लोगों को पता नहीं चलता कि यार पूरी ज़िंदगी घर, जॉब, घर, फैमिली, फिर घर, फिर जॉब, ऐसा होता है। लेकिन जब मैंने ट्रैवल किया तो मैंने कहा कि ये अलग ही एक जोन है, एक जोन, अलग ही वो जोन है। तो फिर उस दौरान फिर धीरे धीरे घूमना स्टार्ट किया मैंने हिचाइकिंग से। फिर उसके बाद लॉकडाउन आया, तो लॉकडाउन के बाद, लॉकडाउन के दौरान जो है रामानंद सागर जी का वो शो चल रहा था, रामायण प्रसारण फिर से हो रहा था DD1 पे। जी जी जी, बिल्कुल। तो उस दौरान मुझे सबसे पहले आइडिया है कि यार मैं जिस कैरेक्टर को खोज रहा था 15-16 राज्य घूमने के बाद, कि एक मुझे मोटो मिला कि ये मुझे करना है और इसको एक लेके मुझे लोगों को बताना है कि भारत में क्या क्या कमी है, कैसे इसे दूर कर सकते हैं। तो एक मुझे पॉइंट मिला, एक कैरेक्टर मिला, वो थे राम जी। तो मैंने कहा कि यार ये करते हैं, और फिर देखा कि किसी ने आज तक ये किया भी नहीं है, तो ये दूसरा हो गया। तो तीसरा ये था कि भारत को अलग अलग राज्य से होके जाऊंगा तो उनके कल्चर को देखूंगा, उनकी भाषा को देखूंगा, मैं किस तरीके से वो रहते हैं वो भी मुझे देखने को मौका मिलेगा। तब मैंने वहाँ से ये स्टार्ट किया, जब वाल्मीकि रामायण मैंने पढ़ना स्टार्ट किया। फिर बाय साइकिल या बाय बाइक भी आप ट्रैवल कर सकते थे, बट पैदल जाना देखो एक बहुत ही हटके सोचना होता है और उस चीज़ को पूरा करना, क्योंकि इसमें बहुत समय लगने वाला था। एक हमारा माइंडसेट प्रॉपर सेट होना चाहिए उस चीज़ को लेकर। तो पैदल चलने का कैसे आपके अंदर ख्याल आया? पैदल चलने से जब हम स्लो चलते हैं ना तो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा हम ऑब्जर्व करते हैं। जी। जब हम साइकिल से जाते हैं तो वो जो रेस होता है वो थोड़ा बढ़ जाता है, एक्सीलेटर मतलब एक बढ़ जाता है। फिर आप गाड़ी से जाते हैं, बाइक से करते हैं तो और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। बिल्कुल। तो बहुत जल्दी जल्दी जो पीछे छूटने लग जाता है। जब हम बाइक या ट्रेन से करते हैं तो हमें पता चलता है कि हमें डेस्टिनेशन तक जाना है, लेकिन जब पैदल जाते हैं तो आपके डेस्टिनेशन का पता नहीं रहता है। मैंने सोचा कि आज मुझे 20 किलोमीटर चलना है, लेकिन रास्ते में कुछ ऐसा
एक वातावरण बन गया, या फिर कुछ लोग ऐसे मिल गए, बिल्कुल। उनके साथ मुझे रहने का मौका मिल गया, तो वो उसमें डेस्टिनेशन नहीं होता है। ऐसे ट्रैवल ही करना चाहिए जिसमें डेस्टिनेशन ना हो, तभी उन सब जगहों को, उन सब लोगों को आप समझ पाएंगे। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं रियल ट्रैवलिंग भी यही होती है कि ओनली सिर्फ टूरिस्ट प्लेसेस पर ना जाकर, साइट सीन में ना जाकर, उन्हें देखकर कुछ हटके अलग से विलेजेस में जाके लोगों से मिला जाए। लोगों से मिला जहाँ, तो मुझे लगता है कि ये एक्सप्लोर करने का बहुत अच्छा तरीका होता है। आज मैं बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर को देखता हूँ मैं, तो मुझे ये रियलाइज़ होता है कि वो केवल एक बेस्ट प्लेसेस को जा रहे हैं वो, और दिखा रहे हैं कि ये इतना ज़्यादा सुंदर है, वो उतना ज़्यादा सुंदर है। लेकिन ट्रैवलिंग का जो मतलब होता है, जो एक्सप्लोर करने का जो मतलब होता है, उसमें कहीं ना कहीं लैक मुझे लगता है कि इन सब चीज़ों के बारे में भी उनको एक बताना चाहिए। कुछ ही कंटेंट क्रिएटर जो इस पर भी फोकस करते हैं, तो वो भी चीज़ दिखता है उनमें, लेकिन वो इतना ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं कर पाते कि इंटरनली भारत में, इंटरनली वर्ल्ड में, या इंटरनली उस प्लेस पर क्या चल रहा है। कुछ कंटेंट क्रिएटर का नाम लेना चाहेंगे कि जो ऑडियंस हमें देख रही है वो जैसे आपको पसंद करती हैं, आपके लाखों फ़ैन हैं, लाखों लोग आपको फॉलो करते हैं, तो वो उन बंदों के पास भी जाके उनका भी कंटेंट देख पाएँ। हाँ, एक है, लॉकडाउन के दौरान मुझे किसी ने सजेस्ट किया था, वो मेरे भाई साहब हैं दूर के, तो राहुल जी, तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया था वरुण वर्गीज़ के बारे में। जी जी जी। तो वहाँ से मैं काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुआ उनसे। फिर एक साइकिल बाबा जो हैं, उनसे भी काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुआ मैं। तो वरुण वर्गीज़ जो हैं, वो उनके बताने का जो तरीका है ना, वो बहुत यूनिक है। और आजकल के मतलब कंटेंट क्रिएटर में वो चीज़ कहीं ना कहीं मुझे दिखता है लैक जो है। आजकल यूनिक चीज़ें ही कहीं ना कहीं पसंद आती हैं। लेकिन सबका समय आता है, लोगों की मेंटलिटी चेंज होती है, क्योंकि टाइम बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, तो लोगों को रील के फॉर्मेट में उनकी ज़िंदगी चाहिए होती है। बिल्कुल बिल्कुल। कोई लॉन्ग वीडियो जाके या नहीं देखना चाहता है, तो जो बनाने वाले होते हैं उनको भी भाई अपना एक देखना है मुझे। तो कभी आपको ऐसा फील नहीं हुआ कि यार मैं पैदल जा रहा हूँ, सबसे बड़ी बात मैं अकेला हूँ, क्योंकि आज के समय में हर कोई चाहता है कि हमारे साथ कोई पार्टनर हो तो हम उससे बात शेयर कर पाएंगे, बट आप अकेले गए, कहीं आपको ऐसा नहीं लगा रात का समय होगा, जंगल होंगे, कहीं मौत का डर, कुछ ऐसा सीन नहीं लगा, या कभी ऐसा हुआ भी हो? जब दो लोग होते हैं ना, तो क्या होता है कि एक दूसरे की जिम्मेदारी आ जाती है जी। जब आप अकेले चलते हैं तो आपको खुद की जिम्मेदारी होती है, और कह सकते हैं कि आप खुद भी बेफिक्र हो जाते हैं कि यार मुझे अपना भी वजन नहीं उठाना है, मुझे चलना है, आगे क्या होगा मुझे नहीं पता, मुझे पानी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मुझे खाना नहीं मिलेगा। तो वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद के लिए भी होती है ना, वो अकेले चलते चलते वो समाप्त भी हो जाता है। लेकिन दो लोग में क्या होता है कि अगर आप अपनी जिम्मेदारी खत्म ही करना चाहते हैं, तो आपके मन में ये रहेगा कि नहीं यार वो मेरा साथी है, तो उस पर भी मुझे फोकस करना है। और जैसे मुझे अभी ज़मीन पर बैठने का मन है, क्योंकि हर जगह आपको एक जैसे तो लोग मिलेंगे नहीं। बिल्कुल। तो क्या होता है कि जब आपको बैठने का अगर ज़मीन पर मन है और दूसरे बंदे को कंफर्टेबल नहीं है, तो थोड़ा सा आपको उसके हिसाब से सोचना पड़ेगा। तो इसी वजह से मैं कभी पार्टनर सजेस्ट नहीं करता हूँ खुद के लिए कि हमें पार्टनर के साथ घूमूं। और अकेले में क्या होता है कि मैं कहीं भी बैठ जाता हूँ, कहीं भी लेट जाता हूँ, जहाँ भी मतलब थक गया वक गया, या फिर किसी से बात करनी हो तो मैं तुरंत उनके पास चला गया। कंफर्टेबलनेस जो होती है वो कहीं ना कहीं एज ए सोलो हमें मिल जाती है ट्रैवल करने से। सो कहीं कठिनाई का सामना आपको करना पड़ा 8000 किलोमीटर, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं 2 किलोमीटर एज ए यंगस्टर की मैं बात कर रहा हूँ, अगर 2 किलोमीटर हमें चलने को कहा जाता है तो हम डरते हैं। आपने 8000 किलोमीटर तय किया, कहीं कठिनाई का सामना कोई करना पड़ा हो? हाँ, ऐसा बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस आए थे। तो लेकिन जब मैं अयोध्या से निकल रहा था, तो उस दौरान में एक प्लेस को खोज रहा था कि राम जी अपनी प्रजा के साथ सबसे पहली रात्रि कहाँ वो गुजारे थे। तो उस जगह के बारे में बहुत कम लोगों को, अयोध्या वासियों को भी उतना ज़्यादा नहीं पता है। तो एक जो 14 कोसी 84 कोसी जो परिक्रमा करते हैं, वो उन गलती से बाई मिस्टेक तीसरे दिन जाकर मैं उन संत से जाके पूछ लिया। रास्ते में जा रहे थे, मैं खोजते खोजते उनके पास पहुँच गया मैं। तो उन्होंने मुझे बताया कि देखो अभी तक तो कोई ऐसी यात्रा किया नहीं है, जो तुम करने जा रहे हो बहुत बड़ी यात्रा होगी, और बहुत आगे जो है परेशानी तुम्हें होने वाला है, क्योंकि रास्ते एक जैसे नहीं मिलेंगे तुम्हें। तो उन्होंने बताया कि अपने दिमाग में 3 चीज़ों को हमेशा बांध के रखना, कि तुम्हें कहीं भी खाना नहीं मिलेगा, इसकी उम्मीद तुम कभी मत करना। अगर तुम उम्मीद अगर ऐसा बांध लोगे कि अगले मोड़ पर तुम्हें खाना मिलेगा, तो अगर तुम्हें खाना नहीं मिला तो तुम टूट जाओगे, तुम थकने लग जाओगे, तुम्हारे अंदर थकान महसूस होगा। दूसरी बात कि तुम्हारी मौत जो है वो किसी भी मोड़ पर हो सकती है, चाहे वो किसी जानवर के द्वारा हो,
चाहे किसी मनुष्य के द्वारा हो, चाहे ड्रग्स हो, कैसे भी हो सकती है। तो अपने जीवन को लेकर ये डर कभी मत बनाना कि तुम्हारी मृत्यु नहीं हो सकती है। तो ये दो चीज़, और तीसरा चीज़ ये कि तुम्हें कहीं भी कैसे भी लोग मिलेंगे, तुम्हें उन सारी चीज़ों को ऑब्जर्व और एब्जॉर्ब दोनों करके चलना है तुम्हें। ये नहीं कि अगर तुम्हें कोई और व्यक्ति तुम्हारी विचारधारा से अलग विचारधारा के लोग मिल गए तो तुम्हें उनके सामने रिजिड रहना, नहीं, वो रिजिड नहीं रहना। तुम्हें उनके सोच के हिसाब से अपने अंदर भी सोच उत्पन्न करने की कोशिश करना कि वो सामने वाला बंदा क्या कह रहा है, किस कमी से ऐसा कह रहा है, और वो तुम अपने अंदर ही रखना। उनसे बहस करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। जैसा भी आपने दूसरे पॉइंट में कहा कि उन्होंने बोला कि कहीं भी आपको मौत का सामना करना पड़ सकता है, तो किसी जानवर के थ्रू या तो ये बात आपने अपनी फैमिली को बताई थी, क्योंकि आज की डेट में ट्रैवल हमें दूर करना हो, बाय प्लेन करना हो, तब भी हमें घर वाले मना करते हैं। बट आपने अपने घर वालों से परमिशन कैसे ली इस चीज़ की? मैं घर से नहीं निकला था, मैं उस वक्त हरियाणा में जॉब कर रहा था। ओके। यात्रा करने से पहले क्या होता था कि मैं 1 महीने काम करता था, 2 महीने घूमता था, फिर 1 महीने काम किया, 2 महीने घूमा। तो इस दौरान जो है वो भूख को कंट्रोल करने वाली जो क्षमता होती है मेरे बॉडी को, वो पूरा चीज़ मतलब कवर हो चुका था मेरा। तो धीरे धीरे फिर जैसे ऐसे करते गया, तो फिर मैं 5 साल हो गया था कि मैं घर गया था। मैं 5 साल से मैं घर नहीं गया था। ओके ओके ओके। हाँ, मैं हरियाणा ही में रह रहा हूँ, कहीं और रह रहा हूँ, लेकिन मैं घर नहीं जा पाया था। मैं उसके पीछे भी एक रीज़न था। तो वहाँ जब मैं हरियाणा से सीधे डायरेक्ट मैं अयोध्या गया, जबकि घर जो है मेरा लखनऊ ही है। लखनऊ 2-3 घंटे का रास्ता है अयोध्या से, तो मैं लखनऊ नहीं गया। अगर मैं घर जाता तो शायद मेरा इमोशनली जो है वो कनेक्ट हो जाता और मैं कर ना पाता। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसीलिए मैं वहाँ से गया, और लोगों, मेरे घर वालों को जब मैं यूपी पार कर गया, एमपी, हाफ एमपी पहुँच गया, तब लोगों को पता चला कि कोई ऐसा मतलब वो ये कर रहा है। इसके बीच में अब अगर कोई आपको सुन रहा है और आपसे वो मोटिवेट होता है कि मुझे ऐसा कुछ करना है, तो यात्रा को स्टार्ट करने से पहले किस तरीके की हमें तैयारी करनी चाहिए? मतलब माइंड से प्रिपेयर होना कैसे होते हैं? फिजिकली आप प्रिपेयर हुए थे क्या इस चीज़ के करने के लिए? हाँ, फिजिकली प्रिपरेशन में किया नहीं था, लेकिन वो बाय इन्वायरमेंट या बाय नेचर या गॉड का आप कह सकते हैं कि कुछ ऐसी मर्जी होगी। मैं टेबल टेनिस का प्रैक्टिस करता था गुड़गांव में। ओके। तो उस दौरान क्या होता था कि मैं 8 घंटे जो है केवल एक्सरसाइज करता था। मॉर्निंग में 4 बजे उठा, और 4 बजे उठने के बाद फिर 8 किलोमीटर की रेस किया मैंने। 8 किलोमीटर में दौड़ने करने के बाद 2 घंटे फिर एक्सरसाइज किया मैंने। फिर जिम गया मैं, मतलब हैवी वेट उठाने के लिए नहीं, नंबर ऑफ वेट्स उठाने के लिए था, कि क्योंकि स्टैमिना उससे बढ़ता है। बिल्कुल। मुझे बॉडी बनाना नहीं था, तो मुझे लगा कि मैं अब आगे चल के अपने गुरुग्राम के लिए और हरियाणा के लिए गेम खेलूँगा, धीरे धीरे कंट्री के लिए गेम खेलूँगा। मेरे माइंड में ये था, लेकिन गॉड के माइंड में क्या था कि नहीं, तुम इसके लिए प्रिपरेशन नहीं हो रहे, तुम अब प्रिपेयर किसके लिए हो रहे, उस चीज़ के लिए हो रहे हो। तो जब लॉकडाउन में जब सारा चीज़ छूटा, तो अब वो स्टैमिना तो बना ही रहा मेरे बॉडी में, तो वही स्टैमिना मुझे लगता है कि वो काम आया। और रही बात भूखे रहने की या कभी खाना ना खाने का, तो क्या डिप्लोमा जब मैं करता था, तो डिप्लोमा के दौरान जो है हमें दिन में 2 बार खाना मिलता था, एक मॉर्निंग में और एक नाइट में। दिन में और पूरे दिन भर हम भूखे रहते थे जी। और उसमें क्या रहता था कि गवर्नमेंट हॉस्टल था हमारा मुजफ्फरनगर में, तो उसमें क्या रहता था कि आपको दोपहर में कुछ भी खा के चलाना है, और हमारे घर से कम पैसे मिलते थे कि भाई तुम्हें इतना रुपए में, मतलब 2-3 हज़ार में तुम्हें पूरा महीना काटना है। मैंने कहा कि यार अब ये कैसे होगा। और मैं नहीं, मेरे जैसे वहाँ पर गवर्नमेंट हॉस्टल में वैसे ही लोग आते हैं जिनका फाइनेंशियल कंडीशन जो होता है वो थोड़ा सा कमज़ोर होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उन लोग भी रहते थे, मेरे साथ ही रहते थे, लेकिन हम उस दौरान भी खेलते बहुत थे। गवर्नमेंट में ये बेनिफिट होता है, गवर्नमेंट कॉलेज में, गवर्नमेंट स्कूल में, कि आपको खेलने के लिए फील्ड रहता है और एक फिटनेस रहती है। और उस दौरान भूख जो है वो खेल के प्रति जो है वो कमज़ोर रहता है। अगर आप खेलने जा रहे हैं तो अरे भूख लगी, अरे नहीं यार 10 बजे खाएंगे, चलो अभी खेल के आते हैं, और उस दौरान पता नहीं चलता है कितना तेज़ धूप हो रहा है, कितना क्या हो रहा है। तो वो जो भूख वाली जो स्टैमिना है ना मेरे बॉडी में कि कम भूख लगी है रहेगी, तो मुझे लगता है कि वो स्टेज जो वहाँ से बनना चालू हुआ था। तो भगवान ने कहीं ना कहीं शुरू से ही आपको इसी चीज़ के लिए तैयार किया था, चाहे वो स्कूल लेवल से हो, बचपन से ही। तो ये चीज़ में पहले बहुत ज़्यादा गुस्सा होता था मुझे खुद पे, लेकिन जब मैं 1 साल जब मैंने पैदल यात्रा किया, तो उस दौरान मुझे पता ये चला कि हम कभी कभी बहुत छोटी छोटी बातों पे गुस्सा हो जाते हैं कि ये काम नहीं हुआ, वो काम नहीं हुआ, वो काम नहीं हुआ। तो जब आप इसे शांति से आप रियलाइज़ करते हैं, सेल्फ रियलाइजेशन पीरियड जब अपने अंदर लेके आते हैं, या कोई ऐसी अवस्था होती है
हर एक व्यक्ति के अंदर होता है कि सेल्फ रियलाइजेशन जो होता है वो हर व्यक्ति के अंदर होता है। कोई एक पड़ाव, कोई एक ऐसा समय आएगा जब उसको महसूस कराएगा अपने बारे में। तो ऐसे यात्रा के दौरान मैंने सोचने लगा कि यार मेरा वो काम नहीं हुआ था, वो काम नहीं होता, ये काम मेरा बनना था, इस वजह से ये काम नहीं हुआ। अगर वो काम होता तो मेरा वो काम नहीं बनता। आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ मैं। अभी की बात है, मैं दिल्ली से अभी सोनीपत के लिए आ रहा था अभी तुरंत। तो उसमें क्या हुआ कि अब 14 नंबर प्लेटफॉर्म, 15 नंबर प्लेटफॉर्म, तो 14 नंबर प्लेटफॉर्म पर गाड़ी खड़ी थी और 15 नंबर प्लेटफॉर्म पे गाड़ी आने वाली थी जिससे मुझे जाना था। लेकिन 14 नंबर पे भी वही ट्रेन नंबर था, बस 1 अंक का अंतर था। तो जो अप वाला था उसमें 8 नंबर था और जो डाउन वाला था उसमें नंबर 7 का अंतर था। तो मैं उसमें 7 में जो था वो मैं जाके बैठ गया। मुझे लगा कि अब ये ट्रेन यही जाएगी भाई। तो पता चला कि फिर मैं बैठा रहा और ट्रेन अभी स्टार्ट नहीं हुई है और मुझे लगा कि यार चलो कुछ खा लेते हैं। बहुत देर से मैं रोक रहा था कि नहीं कुछ खाना नहीं है, मुझे कुछ खाना नहीं है। लेकिन एक अचानक ही मन में आया कि किसी ने बोल दिया यार जाओ खा लो ना यार। तो वो उन्होंने मुझे इन्फ्लुएंस किया जाने खाने में। जाके वहाँ पर कुछ लेज़ वगैरह या कुरकुरे मैंने लेना चाहा और वो किसी और को बता रहे थे कि ये ट्रेन नहीं है, ये अभी आने वाली है। ओके। तो अब मैं अगर वहाँ पर बैठा रहता, वो बंदा मुझे इन्फ्लुएंस नहीं करता, तो शायद मैं अभी यहाँ नहीं बैठा होता, मुझे आपको और ज़्यादा इंतज़ार करना रहता। तो वहाँ पर मुझे सोचने का मौका मिला कि अरे यार देखो वो बंदा मुझे इन्फ्लुएंस नहीं करता तो मैं नहीं आता। मतलब जो होता है ना कहीं बहुत अच्छे के लिए होता है। हाँ, हम मान के बैठ जाते हैं क्योंकि भगवान ने जो भी सोचा हुआ है बहुत अच्छा सोचा हुआ है। हम इंसान लोग ये समझते हैं यार अभी जो हो रहा है गलत हो रहा है, बट आने वाले 2 साल 5 साल बाद वही चीज़ें हमें फिर खुशी देती हैं। खुशी देता है वो चीज़ें हमें। और कभी कभी चीज़ें जो होती है वो उम्र के साथ पता चलता है अरे यार हम किसके लिए रो रहे थे। हाँ। वो तो समय ही है, वो तो हम बिल्कुल बच्चे की तरह रो रहे थे। वहाँ अगर पर वो ना होता तो हम आज यहाँ ना होते। हमें यहाँ नहीं होते। यात्रा के दौरान भी ऐसे बहुत सारे मेरे एक्सपीरियंसेस थे। जैसा भी मैं दिल्ली से वैष्णो देवी भी गया था मैं। ओके। तो आपको एक छोटा सा किस्सा बताता हूँ। पंजाब और हरियाणा का एक बॉर्डर पड़ता है अम्बाला से थोड़ा सा आगे। शंभू बॉर्डर। अच्छा, तो उससे आगे एक और डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, वहाँ पर है एक गुरुद्वारा है। ठीक है। तो अक्सर गुरुद्वारे में बहुत रेयर होता है कि बहुत कम रोकने के लिए लोग मना करते हैं। बहुत रेयर होता जब उनके पास रूम खाली नहीं होता। तो मैं वहाँ पर गया कि मुझे लगा कि यार रात हो गई है तो गुरुद्वारे ले जो हैं मना नहीं करेंगे। मैं चला गया, उन्होंने मुझे खाना वाना खिलाया और फिर मैं ऑफिस में चले गया कि बाबा जी मैं क्या रुक सकता हूँ यहाँ पे? कह रही कि नहीं तो तुम्हें यहाँ से जाना होगा। और मुझे बहुत तेज़ गुस्सा आया कि अरे यार अब रात में कहाँ जाऊँ मैं। और उस वक्त जो है वो पाकिस्तान और इंडिया का वार होने वाला था, माहौल बना हुआ था। तो मैंने कहा कि अरे यार, फिर एक बाबा जी कहने के मतलब सरदार जी हैं और वो मुझे कहें कि देखो पुत्र वो पुल है वहाँ पे, लोहे का पुल बना हुआ है, तो उनकी वहाँ पर चाय की टपरी लगाते हैं निहंग। अच्छा। तो उनके पास चले जाओ तुम, वो किसी को मना नहीं करते, उनका दिल बहुत बड़ा है। भले उनके पास कुछ नहीं है लेकिन उनका दिल बहुत बड़ा है। तो मैं वो चाय की टपरी के पास में चला गया, उनसे मैंने कहा तुम्हारे पुत्र क्यों परेशान होता है, लेट जाए यहाँ पे, आजा। अब वो मेरे लिए खाट बिछाएं, फिर वो बिस्तर लगाएं और खुद जो है कहीं और जाके सो गए। जब सुबह उनसे बातचीत हुई, मैंने कहा पाजी सरदार जी आपसे मुझे बात करना है, क्योंकि मैं कहीं भी जाता हूँ तो मुझे बात करना काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि बात करने से लड़ाइयाँ कम होती हैं और क्लेरिफिकेशन होता है, सीखने को मिलता है मुझे। अब भैया तुम 80 साल के बंदे से बात कर रहे हो और मैं इतने उनसे बिल्कुल हाफ कह सकते हो, तो उनसे मुझे कुछ सीखने को मौका मिलेगा, कुछ जानने को मिलेगा, क्योंकि वो समाज अलग तरीके से देख के आए, क्योंकि सबका लाइफ का जो पर्सपेक्टिव जीने का वो अलग अलग है। आपका अलग है, मेरा अलग है। मैं कहूँ कि मैं आपके पर्सपेक्टिव से सोच पा रहा हूँ तो मैं नहीं सोच पाऊंगा तब जब तक आप मुझे अपना एक्सपीरियंस नहीं शेयर कीजिएगा। तो बात एक करने का एक जरिया है कि जिससे हम एक्सपीरियंस उनका गेन कर सकते हैं, जान सकते हैं कि वो ऐसा भी हो सकता है। बिल्कुल। तो उनके पास में गया, वो सुबह मेरे साथ वो कहे कि पुत्र अभी जाना नहीं है, तुझे 11-12 जाना है और हो सके तो तू आज यहीं रह। अच्छा। तेरे से भी मुझे बहुत बात करना है, तू इतना भारत घूम के आया है। वो यात्रा में वनवास का यात्रा में कर चुका था। तो वो क्या है कि मुझे बैठा है और उन्होंने मुझे बहुत अच्छा 2 वर्ड मुझे बहुत अच्छा उन्होंने बताया जो कभी मैं सोच भी नहीं सकता था। मतलब एक तरीके से फिलॉसफी उन्होंने बताया मुझे, लाभ और याद। वो कहें कि जितना तुम लाभ करोगे, लाभ का उल्टा क्या होता है, अगर जैसे इसको तुम उल्टा कर दो, लाभ को उल्टा करोगे तो तुम भला हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही तुम दया को तुम उल्टा कर दो, इसको क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। तो देखो ये जो 2 वर्ड है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है सबके जीवन में।
जितना ज़्यादा तुम लाभ करोगे उतना ज़्यादा तुम्हारा भला होगा, और जितना तुम ज़्यादा मतलब दया करोगे उतना तुम्हें लोग याद करेंगे, तुम्हारे मरने के बाद भी तुम्हें याद करेगा। और फिर उन्होंने कुछ मुझे नाम बताए, गुरु तेग बहादुर जी हो गए, नानक जी हो गए, राम जी हो गए, कृष्ण जी हो गए, उन्होंने नाम मुझे बताया। मैंने कहा कि हाँ, तो ये तो मुझे कॉमन लाभ और दया तो मुझे कॉमन दिख रही है। तो जब वो पोस्ट मैंने रील पे डाला, और उस दौरान मतलब मैंने सोचा कि यार अगर वो मुझे सरदार जी अपने गुरुद्वारे से नहीं भगाते हैं, अगर नहीं फोर्स करते हैं मुझे, तो मुझे इतनी बड़ी फिलॉसफी मुझे सीखने का मौका ना मिलता। और यात्रा का मतलब ये होता है कि आप अलग अलग लोगों से मिलकर उनकी फिलॉसफी के बारे में, उनकी लाइफ के बारे में, उनके कल्चर के बारे में जानें। तो फिर मुझे मेरा जो मतलब जो ठेस था, मैंने ऊपर नानक जी से माफ़ी चाहता हूँ मैं आपसे। एक समय देखो वो था 10 मिनट पहले ही आप थोड़ा सा गुस्से में थे। हाँ, गुस्से में कि था। कहीं ना कहीं वो मुझे परेशान हुए आप। हाँ, और वही कुछ समय बाद आपको इतनी मतलब उसी चीज़ से खुशी मिल रही थी। उसी चीज़ से मुझे खुशी मिला। फिर उन्होंने बहुत मुझे गुरु ग्रंथ के बारे में बताया कि देखो हमारे उसमें, क्योंकि भारत को समझने के लिए सबसे पहले उनके रिलीजन के बारे में समझे। बिल्कुल बिल्कुल। कि क्या रिलीजन कैसा कैसा कहता है। तो उन्होंने मुझे बताया कि देखो हमारे इसमें भी राम कृष्ण की बातें की गई है, और नानक जी भी यही कहते हैं, वो है। तो मैंने कहा कि, और उनसे मुझे वो ज्ञान मिला, मुझे पहले पता नहीं था। फिर जैसे जैसे पंजाब घूमने लगा तो फिर और भी, जैसे गांव से होते हुए गया। मैं रोड से जाने की, हाईवे से जाने की बहुत कम कोशिश करता हूँ मैं। जैसे जलंधर जाना था मुझे, तो जलंधर जो हाईवे एक जाता है, तो मैं हाईवे से नहीं गया, मैं गाँव एरिया से गया। तो गाँव में जब जाते हैं ना, तो जो कल्चर होता है, जो पुराने ज़माने में जो रियल वहाँ का कल्चर रियल रहता है वो चीज़। तो मुझे एक सरदार जी और मिले, तो मैं वहाँ से जा रहा था, गुजर रहा था। मैंने कहा कि नहीं अभी 5 बज गए, मुझे और 7 बजे तक चलना है। मुझे एक दूसरा किस्सा बता रहा हूँ, मुझे 7 बजे तक आगे चलना है। तो मैंने कहा ठीक है, और मैं जल्दी जल्दी अपने कदम को बढ़ा रहा था, पैर में छाले पड़ गए थे मेरे। तो मैंने कहा कि यार चलना पड़ेगा, कुछ भी करके उसको दर्द को सहना पड़ेगा, मुझे चलना पड़ेगा आगे। लेकिन एक सरदार जी मंदिर में बैठे हुए थे, छोटा सा मंदिर था बिल्कुल गुरुद्वारे के पास, जो गुरुद्वारा भी बन रहा था। जी जी। तो कहें उत्तर इत्थे आई थे। मैंने कहा क्या हुआ सरदार जी, मतलब मैं पाजी बोल देता हूँ क्योंकि मुझे पाजी, और उसमें मुझे लगता है कि सारे सरदार को पाजी कहा जाता है। जी जी जी। तो वो इधर है, कहे कि ये ले प्रसाद का। मैंने कहा प्रसाद किस चीज़ का है पाजी, आपने तो वो मिलता है ना रोटी ये सब मिलता है। तो कहे कि आज हनुमान जी का वो दिन है, आज मंगलवार। मैंने कहा क्या पूजा करते हैं हनुमान जी की? मैंने कहा हाँ क्यों नहीं करता हूँ मैं, हमारे जो तुम्हारे जो पहले हिंदुइज्म था, सनातन धर्म था, उसमें से जो बड़ा बेटा होता था वो सरदार बनता था। मैंने कहा कि अच्छा। तो मैंने कहा कि तुम्हें, उन्होंने कहा कि तुम्हें नहीं पता? मैंने कहा नहीं पाजी मुझे इसके बारे में नहीं पता। फिर उन्होंने मुझे बताया कि पहले ऐसा होता था कि जो, क्योंकि उनको सेना बनाना था अपना, जो हमारे जो गुरुजी थे, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो उनको सेना बनाना था। तो वो कहाँ से, तो जो बड़े बेटे होते थे हिंदू के, वो सरदार बनते थे जाकर, फिर वो सेना में जाकर खालसा जो पंथ स्टार्ट किया था उन्होंने, गुरुजी ने। बिल्कुल। तो वो जो वहाँ से बड़े बेटे को लिया जाता था कि आओ हमारे इसमें ज्वाइन हो। तो उन्होंने मुझे बताया ये सब चीज़ें कि हिंदू का जो बड़ा बेटा होता था वो सरदार बनता था पहले। अच्छा। हाँ, मतलब शुरू से ही ये जो शुरू से प्राक्तन था ये चीज़ चलती आ रही है कि ऑलरेडी ही पहले से ही लिंक है। हाँ, पहले से लिंक है। तो वो फिर मुझे अपने पास बैठा है, फिर उन्होंने अपने माता के बारे में बताया कि मेरी माता जी जो हैं, तुम जहाँ जा रहे हो वैष्णो जी के, वो बहुत बड़ी भक्ति उनकी, बहुत बड़ी भक्ति। वो पैदल ही यात्रा करती थी, पैदल ही गुरुद्वारा या अमृतसर जा रही है, पैदल ही वैष्णो देवी जा रही हैं वो। अच्छा। और फिर और उन्होंने ही मुझे रुकने के लिए बताया कि देखो गुरुद्वारा नया बन रहा, जाके यहाँ तुम रुक जाओ। तो देखो ना कितनी बड़ी सौभाग्य वाली बात है कि ना ही वो आपको जानते, हाँ, ना ही मतलब पहले कभी मिले, और वो आपको मिलके इतनी सीख भी दे रहे हैं जो हम किसी ये सोशल मीडिया के ज़माने में कहीं पे भी नहीं हमें कहीं, मिलेंगे। हाँ ये है। और वो सब चीज़ें मैं यूट्यूब इंस्टाग्राम पर मतलब ये सब चीज़ें शेयर करता हूँ कि देखो, और वही चीज़ें देखो लोग आपको तभी इतना फॉलो करते हैं, तभी इतना प्यार करते हैं। सो मेरा अगला क्वेश्चन ये है कि आप देखो इतना ऑलमोस्ट इंडिया कवर कर चुके हो, तो आज तक आपको सबसे पसंदीदा जगह कौन सी लगी, कौन सी स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड लगी कि हाँ यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं, यहाँ पे धार्मिक जो बातें हैं वो भी बहुत अच्छी होती हैं। वैसे तो देखो अपने इंडिया में हर जगह पर धार्मिक की जो बातें हैं वो बहुत अच्छी, लोग भी हैं, सिखाई भी जाती है, बट आपकी कौन सी पसंदीदा जगह है? देखिए अगर मैं भारत को एक लाइन में या एक सेंटेंस में अगर सभी स्टेट को कंपेयर करूँ तो गलत होगा। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि जब मैं
जब मैं कश्मीर की बात करूं तो वहाँ का अपना वातावरण है, अपना नेचर है। जब मैं ये तमिलनाडु की बात करूं तो वहाँ के जो लोग हैं वो कल्चरली जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंडल्ज हैं। वो बहुत ज़्यादा जो हैं वो अपना कुछ भी चीज़ स्टार्ट करते तो पहले क्या है, गणेश जी का आशीर्वाद लेना है। अपने को सुबह उठते ही स्नान करने के बाद अपने घर के सामने वो एक रंगोली बनाते हैं, तेलुगु भाषा में उसे मैं भूल गया क्या कहते हैं, हम लोग उसे रंगोली कहते हैं। और वो रंगोली कोई पेंट सा नहीं होता है, कोई कलर सा नहीं होता है। वो ज़्यादातर यूज़ किसका करते हैं, चावल का पिसा हुआ दाना। तो उसके पीछे भी एक रीज़न क्या है, चावल का पिसा हुआ दाना जब यूज़ करते हैं तो चिड़ियाँ जो है, चिड़ियाँ आती हैं, चुगती हैं, उनको खाना हो जाता है। तो ये है। तो कहूँ कि अगर एक धर्म को सारे लोग फॉलो कर रहे हैं, उनका एक मेन मोटो तो वही है, लेकिन फॉलो करने का तरीका अपना अपना अलग है। जैसे छत्तीसगढ़ के ट्रैवल एरिया में जाएंगे तो वहाँ कोई शंकर जी या शिव जी या राम जी नहीं जानते हम लोग। मैं ट्रैवल एरिया में गया जो कोर नक्सलाइट एरिया था बस्तर संभाग, और उन्होंने मुझे मदद किया था कि वो 40 किलोमीटर का नक्सल एरिया था, तो वो मुझे मेरी मदद किए थे कि तुम्हें यहाँ से मैं क्रॉस कर देता हूँ। तो उन्होंने मुझे बताया कि हम, मैंने कहा कि आप राम जी को जानते हैं? करेक्ट, नहीं मैं तो नहीं जानता हूँ। नहीं मतलब वो वैसे मना करते हैं कि वो बात नहीं करना चाहते, या वो सच में नहीं उन्होंने कभी राम जी के बारे में सुना? हाँ मतलब सच में नहीं सुना? हाँ अच्छा, ऐसा है वहाँ पे। और जैसे कि मैंने कहा कि शिव जी को, कह रहे कि नहीं, लेकिन जब वो अपने स्थल पर ले गए जहाँ पर वो पूजा पाठ करते हैं, तरीका हमारा ही है। देवी को वो मानते हैं, लेकिन उनकी अपनी कुल देवी होती हैं। जैसे जब तमिलनाडु में जाइएगा या छत्तीसगढ़ में जाइएगा या फिर हमारे घर में देख लीजिए, जो कुल देवी कुल देवता होते हैं वो मेन भगवान से अलग होते हैं। तो ऐसे ही ट्राइबल एरिया का भी अपना है, वो हिंदुज़म को ही फॉलो करते हैं, पूजा पाठ करना उनका भी होता है, लेकिन उनका अपने ज़्यादातर अपने कुल देवी कुल देवता को वो करते हैं। अभी आपने बातों बातों में ना एक लाइन बोली कि वो एक नक्सली का एरिया, उसको पार करवाने के लिए जो 40 किलोमीटर का था, ऐसा क्या था उस एरिया में? मतलब वो गाइड चाहिए होता है वहाँ पे, मतलब, या वो थोड़ा डेंजर सा एरिया है? वो डेंजर एरिया है। वहाँ पर क्या है कि अगर नक्सलाइट को अगर थोड़ा सा पता चल गया आपको कि वो रिकॉर्डिंग करने आया है या फिर जांच पड़ताल करने आया, तो आपको वो सीधे मार देते हैं। और उस एरिया से कोई पहली बार पैदल यात्रा करके जा रहा था, तो वहाँ के लोग मुझे खुद बताए थे। एक क्रिश्चियन फैमिली थी, तो वो मुझे जो बीजापुर जो मेन सेंटर है, तो वो मुझे वहाँ से देखते हुए आ रहे थे। अपने बीबी के साथ वहाँ आए थे कि उनकी बीबी का तबीयत थोड़ा ख़राब था, तो वो इलाज करवाने के लिए अपने गांव से शहर के आए थे। तो उन्होंने मुझे देखते हुए आया था, वो क्रिश्चियन फैमिली है। और जब उनके रास्ते से उनके घर से जब मैं गुजरा तो वो मुझे रोके अपने घर चाय पिलाएं। तो उन्होंने बताया कि हम भी मतलब पहले हिंदू फॉलो करते थे, फिर बाद में हमने ऐसा किया, लेकिन हम उनको भी मानते हैं। तो वो मुझे बताएं कि तुम पहले ऐसे शख्स हो, तुम ऐसे पहले बंदे हो जो इस एरिया से पैदल हो के जा रहे हो। तो मैंने कहा कि अब ऊपर वाले की वो है, मैं क्या कर सकता हूँ। तो अब नक्सलाइट एरिया जैसे ही आया, जो मेन कोर नक्सलाइट एरिया, जब अब ट्राइबल एरिया जो मेन नक्सलाइट एरिया है, जो कोर ट्राइबल एरिया जो है, वहाँ पर जाके देखेंगे तो ये सूट वूट कुछ नहीं है वहाँ पे, कपड़े नहीं है वहाँ पे। वहाँ स्त्रियाँ भी पहले के ज़माने में केवल अपना जो ऊपर का जो पार्ट होता है वो कपड़े से ढकती, नीचे का पार्ट अपने कपड़े से ढकती हैं, वो एक शॉर्ट सा होता है। हाँ। बाकी पूरा शरीर जो उनका दिखता है। तो ये मतलब इंडिया में ही कुछ ऐसे एरियाज भी हैं जहाँ पे आज भी आदि मानव की तरह रहा जा रहा है। हाँ, और मैंने आपके कुछ बातों में भी सुना है, आपने बोला है, या इनकी जो किताब है, किताब में भी आपने उसका बयां किया है कि इंडिया में कुछ ऐसे एरियाज हैं कि वहाँ पे फॉरेनर्स को आना मना है। क्या ये वही एरिया है या वो और कोई हाँ एरिया? वही एरिया है। ये वही एरिया जहाँ पे फॉरेनर्स को आना मना है? फॉरेनर्स को, या फॉरेनर्स उनके लिए क्या हो गया जो उनके एरिया से हट के। हाँ, तो मतलब जहाँ पे हम लोग भी, इंडियंस भी उसमें फॉरेनर्स में आ जाते हैं उनके लिए। लेकिन वो किन्हीं लोगों के द्वारा ये एक सर्कल क्रिएट किया गया था, वहाँ के लोगों के द्वारा नहीं। जैसे होता है ना कि ब्रेन वॉश करना, जी। तो वो उन लोगों का भी कुछ जो पॉइंट है, कुछ जो लोग हैं वो रिजिड करके उनके माइंड को रखे हुए थे। लेकिन जैसे जैसे अब माहौल थोड़ा ठीक हो रहा है, अब लोग घुल मिल रहे हैं, क्योंकि क्या होता है, डांस कल्चर जब एक दूसरे में जाके मिलते हैं तब जो लोगों को पता चलता है कि उस तरीके से भी ये जाता है, वैसे भी लोग हैं, वैसे भी लोग हैं, ऐसे हैं। ये वाला जैसा आपने एरिया बताया, ये सेम टू सेम एरिया अफ्रीका के कहीं पार्ट्स में देखा जाता है, जैसे वहाँ पे लोग रहते हैं आदि मानव की तरह, ऐसा ही अफ्रीका में भी बहुत पार्ट्स में ऐसा ही देखा जाता है। हाँ, उनसे थोड़ा बहुत एडवांस अब कह सकते हैं। जी। लेकिन वो जो एरिया था वो जैसे लग रहा था कि स्वर्ग है। अच्छा। हाँ, बहुत बहुत मतलब
ऐसा लग रहा है कि किसी स्वर्ग में आप रह रहे हैं। नदी और जंगल घना और सूरज की रोशनी निकल रही है, हल्की हल्की सी सूरज की लालिमा आ रही है। घर कैसा लकड़ी का बना हुआ, मोटे मोटे लकड़ी हैं, लकड़ी को ठोक के ऐसे बनाया गया है। तो मतलब वो समझ रहे वो कितना ज़्यादा इको फ्रेंडली है। अगर आज आदिवासी ना रहें, आदिवासी जो मेन कोर एरिया में जो रह रहे हैं, तो समझ लीजिए जंगल नहीं बचने वाला है। तो आदिवासियों का भले उनका वो घर हो जाता है, लेकिन जंगलों का बचने का कारण भी वही होते हैं। तो वहाँ पे उनकी पॉपुलेशन कितनी होती है और वो कमाने के लिए, अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को चलाने के लिए क्या करते हैं? रोज़मर्रा ज़िंदगी के लिए वो ज़्यादातर अपना थोड़ा बहुत खेती वगैरह कर लेते हैं, जिनसे उनका खाना पीना वो हो उन्हें जाता बाहर मार्केट में जाके बेचा है। बाहर मार्केट में कभी बेच दिया उन्होंने, या उसी से उनका लालन पालन हो रहा है। पशुपालन उनका ज़्यादा हो जाता है। अब जैसे पहले के ज़माने में हम क्या करते थे, खेती कर देते हैं, पशुपालन करते थे, हमें कुछ लेना देना किसी से था नहीं। और पहले बाटा सिस्टम होता था। हाँ जी, हाँ जी। कि भाई मेरे पास आईफोन है, तुम्हारे पास वो माइक्रोमैक्स है, मुझे माइक्रोमैक्स चाहिए, तुम्हें आईफोन चाहिए, भाई मुझे वो फ़ोन दे, तुम मेरा ले लो। तो ये होता था सिस्टम। तो ये सब चीज़ें वहाँ भी मतलब थोड़ा थोड़ा परंपरा आज भी वहाँ पे चलती है। हाँ, थोड़ा बहुत चल रहा है वहाँ पे। तो अब उनके एरिया से हटकर ही मार्केट लगता था, तो वो आलू प्याज आते थे, लेके चले जाते थे। अब किसी को दूध चाहिए तो वो दूध किसी को देते थे। अब पशुपालन वहाँ पर आज भी है। तो अभी जैसे आप ट्रैवल करते हैं, अलग अलग जगह पे जाते हैं, आप अपने प्लान कैसे बनाते हैं? मतलब कोई 1-2 महीने पहले प्रिपरेशन करते हैं, या सेम डे मतलब आपको लगा यार वहाँ पे जाना चाहिए, आपने वहाँ पे जाने के लिए बैग पैक किया और निकल गए? ज़्यादातर होता है कि मैं प्लान नहीं करता हूँ। अच्छा। हाँ, मतलब इनडायरेक्टली निकल जाता है। जब कोई बड़ी यात्रा होता है, जैसे अभी मेरी जो नेक्स्ट यात्रा है, अभी मैं अनाउंसमेंट नहीं कर सकता। हाँ जी। लेकिन वो काफ़ी बहुत बड़ी यात्रा है। वो भी एक मतलब भारत को जोड़ना, भारत को देखना, दिखाना। इंडिया में ही है? इंडिया में ही है। ओके। लेकिन 2 कंट्रियों के बीच रहेगा वो। ओके। हाँ, तो वो क्या रहता कि जब मुझे ऐसी कुछ चीज़ें सीखनी रहती है, अपने आप को जैसे मेंटेन करना, बॉडी को स्टेमिना बनाना, तो भाई मुझे अभी खाली पेट में रहता हूँ एक समय के लिए, क्योंकि मुझे वो ज़्यादा करता है। पानी कम पीता हूँ मैं, कि पानी ज़्यादा ना पीऊँ मैं। तो ये सब चीज़ें जो प्रिपरेशन मुझे करना रहता है, जब मुझे ऐसा रहा, वो तो सिचुएशन ने मुझे क्रिएट किया तो वो मैंने कर पाया, लेकिन अब जब मुझे पता चल गया तो मुझे वो करना पड़ेगा। तो कभी कभी होता है कि आपने ट्रैवल करने के बाद, पैदल यात्रा करने के बाद, एक चीज़ मुझे जो पता चला वो है कि रिजिडनेस नहीं होना चाहिए। मतलब आपके दिमाग में कड़कपन नहीं होना चाहिए किसी भी डिसीजन को लेकर, चाहे वो लाइफ के लेकर हो, चाहे किसी व्यक्ति के लेकर हो, कभी नहीं होना चाहिए। तो ट्रैवलिंग में भी यही करता हूँ मैं। ट्रैवलिंग में क्या करता हूँ कि अरे आज मुझे वहाँ जाना था, वहाँ के बारे में मुझे कुछ पता चल गया तो मैं वहाँ चला गया। तो अगर मुझे ये नहीं कि नहीं यार यहाँ के वजह में वहाँ जाना है, तो क्या रहेगा कि मैं वो नहीं कर पाऊँगा। एक माइंड को मतलब काम रखना है अपने। हाँ, फ्लेक्सिबल रखना है वो। अब जैसे मैं बताता हूँ कि नहीं यार, छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि नहीं, सती प्रथा होना चाहिए था। सपोज कीजिए सती प्रथा होना चाहिए था, या कोई धर्म की बातें कुछ ऐसा ले लेते हैं जो ऐसा डिसीजन बना हुआ है कि आपको ज़मीन पर ही सोना है, सपोज कीजिए। लेकिन समय के बाद चेंज होना भी पड़ता है हमें। उस वक्त पलंग वगैरह नहीं बनते होंगे भाई, हो सकता है नहीं बनते होंगे पलंग वगैरह, आज पलंग बनता है, बिस्तर बनते हैं, तो सो रहे हैं। पहले के ज़माने में क्या था कि हम सिक्का जो है वो गंगा जल में या गंगा नदी में, यमुना नदी में फेंकते थे हम। वो कॉपर का सिक्का होता था, तो कॉपर का जब सिक्का होता था तो भाई वो पानी को प्यूरिफाई करता है। अब कुछ लोगों को ना पता है कि ये कॉपर का सिक्का है तो प्यूरिफाई करेगा पानी को, लेकिन सारे बुद्धि लोगों को पता थोड़ी नहीं है कि कॉपर का सिक्का, वो तो अपनी आशा से डाल रहे हैं भाई कि हमने यमुना जी को, गंगा जी को हमने सिक्का दिया है। लेकिन एक्चुअली में वो किसी और को पता था, जैसे ऋषि मुनियों को पता था कि तुम जब मतलब ऐसा कुछ करोगे इन फ्यूचर में, या फिर जो बड़े ऋषि मुनियों के बाद जब समाज जो चेंज हुआ, जो ज्ञानी लोग थे, तो उनको पता था कि भाई कॉपर से क्या होता है, पानी क्लियर होता है। तो लोगों को जब इससे जोड़ा जाएगा तो गंगा नदी आज के लोगों ने उन चीज़ों को एक आस्था में बदल दिया है। हाँ, बदल दिया है। जैसे आज की डेट में माना जाता है कि शाम को घर पे झाड़ू नहीं मारना, काफ़ी अपने नॉर्थ साइड में ऐसा माना जाता है। बट पहले के टाइम पे क्या होता था, जो बुजुर्ग लोग होते थे वो कहते थे पहले के टाइम पे लाइट्स नहीं होती थी, बिजली होती नहीं थी, तो उनको होता था अगर कोई हमारी कीमती चीज़ गिर गई, कोई अंगूठी या सोने की कोई चीज़ गिर गई, तो शाम को जब अंधेरे में झाड़ू मारेंगे तो वो भी बाहर चली जाएगी। बट आज तक जब इतनी युग आगे बढ़ गया है, उस चीज़ को फॉलो किया जा रहा है, फॉलो किया जाता है। और उससे ये भी होता था कि भाई हम सुबह शाम सफाई भी करें अपने कमरे की। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अब जैसे सिक्के की बात बताऊं तो सिक्का जो है, अब सिक्का चेंज हो गया है। अगर आप उसको नदी में देंगे, जल में फेंकेंगे, तो भाई किसी मछली को वो अटकेगा जाकर, हाँ, वो तो प्यूरिफाई नहीं करेगा ना। तो ये जो रिजिडनेस होता है ना कि सिक्के को हमें चेंज करना, सिक्का अब नहीं देना है,
तो ये रिजिडनेस नहीं होना चाहिए। समय के हिसाब से धर्म में चेंजेस होते हैं, आपके जो फॉलो करते जो प्रोसेस होता है उसमें चेंजेस होते हैं, और जो भी धर्म रिजिड होता है वो समाज को जो है वो मतलब बर्बादी की ओर लेके जाता है। सो अभी तक मैंने जाना आपसे, जहाँ तक ट्रैवलिंग के बारे में बहुत हमारी बातें हो गई। अब जो सर आपने मैंने क्वेश्चन पहले भी अराइज किया था कि आपने जो किताब लिखी है, देखो किताब लिखना कोई मामूली बात नहीं है। मैं जहाँ तक जानता हूँ कि लोग 40-50 साल के हो जाते हैं तब उन्हें कुछ एक्सपीरियंसेस होते हैं, उसके ऊपर वो किताब लिखते हैं। बट इतनी कम एज में आपको ये लिखने की प्रेरणा कहाँ से मिली? मैं छोटे उम्र से जो है लगभग 7-8 साल का उम्र था मेरा जी। तो उस दौरान जो है मैं पहली बात तो कहीं भी अब जो भी कुछ लिखते हैं ना, या कोई भी कला अगर आपके अंदर जन्म हो रहा है तो सबसे पहला सोर्स जो होता है वो अकेलापन होता है। तो जब आप अकेलेपन से गुजर रहे होते हैं तो कुछ लोग अपने डांस को लेके चले जाते हैं, किसी को शौक भी होता है जी। लेकिन अधिकतर जो होता है वो भावना के कारण ही उत्पन्न होता है। तो अकेलापन था, अकेलापन मुझे बहुत ज़्यादा लोनलीनेस महसूस होता है और पहले भी होता था। तो मुझे लगा कि यार ये सोच उत्पन्न हो रहा है, क्यों हो रहा है उत्पन्न, इसको मुझे कहीं ना कहीं लिखना चाहिए। तो मैं अपने किताब डायरी में मतलब नोट करता था। स्टार्टिंग से मुझे डायरी नोट बनाने का बहुत ज़्यादा शौक था कि आज मैंने क्या किया, कल मैंने क्या किया, तो ये चीज़ होता था। अब उसमें मैं अपनी कविताएं भी लिखता था। जैसे अकेले बैठा हूँ मैं तो पक्षियों को देख रहा हूँ, वो घर जा रहे हैं अपने, तो उस सब मैंने कुछ कविता लिख दिया, कुछ लाइन लिख दिया मैंने। तो वो सिलसिला मतलब ऐसे स्टार्ट हुआ। फिर मुझे मौका बाद में मिला कि अपने स्कूल की लाइफ में, जो लखनऊ मेरा स्कूल है स्वर्णिम पब्लिक स्कूल, तो उसमें मुझे पता चला कि वहाँ पर एक मेरी मैडम थी, सपना मैडम। तो सपना मैडम जी तो थी, वो एक दिन मुझे देखने की ये सीट के पीछे, मैं ज़्यादातर कोशिश करता था कि मैं पीछे बैठूं। हाँ, ये सारी चीज़ें ऑब्जर्व कर लूँ, खिड़की से बाहर भी देख लूँ मैं, तो ये मुझे ज़्यादा पसंद था। तो वो मैं लिखता था और वो मुझे देख ली एक दिन, वो इंग्लिश की टीचर है और वो मुझे देख ली कि रोहित तुम क्या कर रहे हो, मैं यहाँ पढ़ा रही, तुम क्या कर रहे हो। मैंने कहा कुछ नहीं मैडम, बस ऐसे डायरी से, कुछ नहीं। जब वो मेरा डायरी देखी तो कही वो रोहित तुमने लिखा है ऐसा। तो मैंने कहा कि हाँ मैडम ये मेरी कल्पना है। कह रही कि बहुत अच्छा, कल तुम्हें असेंबली में बोलना है। मैंने कहा मैडम मैंने कभी असेंबली में बोला नहीं कभी, मैं बहुत शाय तरीके का बंदा हूँ। कह रहे नहीं तुम्हें बोलना है तो मैंने कह दिया तो कह दिया। अब वो मेरा पहला असेंबली जो था, स्कूल का जो असेंबली है, वो मेरा पहला स्टेज था इस चीज़ का। तो वो जो लिखने का सिलसिला है वो पढ़ना उड़ना, फिर वहाँ से मेरा मतलब स्टार्ट हुआ। और ये बुक भी मैं नहीं लिखता, मैं बुक जो एज अ डायरी की तरह मैं नोट करता हुआ जा रहा था हर दिन कि आज मैं यहाँ रुका, आज उन बंदे से मिला, आज मुझे ये सीख मिली, ये चीज़। तो एक जो राइटर हैं जो राम गोपाल सोनी, डॉक्टर राम गोपाल सोनी उनका नाम है, जो लगभग 40 साल से जो राम मोहन गमन पथ पर रिसर्च कर रहे हैं। तो वो उनका कांटेक्ट भी मुझसे जो कांटेक्ट बहुत इत्तेफाक के साथ हुआ, मतलब ना वो मुझे जानते थे ना मैं उनको जानता था। छत्तीसगढ़ में जब मैं पहुंचा तो वो मुझे मेरा जो नंबर है वो अखबार में छप गया। तो वो अखबार जो है उनके घर पे गया, उनके छोटे भाई के पास, छोटे भाई जो उनको बताया कि देखो ये कोई पैदल यात्रा कर रहा है, तुम इससे कांटेक्ट करना चाहिए। वो मुझे बताया, फिर वो मुझे गाइड करना चालू कर दिया। जब तक कि मेरे अंदर बहुत रामायण को लेकर और बिलीफ के ऊपर, जो वाकई में वाल्मीकि रामायण में नहीं है, और जो बिलीफ है प्लेसेस को लेकर, वो मुझे मेरे अंदर बहुत ज़्यादा प्रश्न उठने लग गया था। अब उस प्रश्न को जो उन्होंने ही कम किया, तो वो मुझे बताया कि तुम अपनी जो यात्रा है वो लिखना ज़रूर। तो उनके कहने से फिर मैं लिखना स्टार्ट किया। तो देखो अब जो हमारे ऑडियंस हमें देख रही है, अगर जैसे आपने इस एज में बुक लिखा, मैं अपनी बात करूँ तो मैं काफ़ी समय से एक बुक लिखना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि वो पब्लिश हो, डिस्ट्रीब्यूटर तक पहुँचा जाए, तो बट कहीं ना कहीं बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, मुझे ऐसा लगता है। तो आपको कभी ऐसी कठिनाई का सामना करना पड़ा कि यार बुक तो अब लिख ली है और ऐसी कोई प्रॉब्लम आई आपके आगे? हाँ, मैं लास्ट प्रॉब्लम क्या होता है, मार्केटिंग जी। तो मार्केटिंग लिए जाहिर सी बात है, या फिर आपका कांटेक्ट होना चाहिए या फिर उतना आपके पास फंड होना चाहिए वो मार्केटिंग कर पाए। जो मेरे पास था सोशल मीडिया था, और सोशल मीडिया में मैंने डाला जितनी बुक मेरी मतलब लगभग 1000-1200 जो बिका बुक, वो सोशल मीडिया के माध्यम से ही मतलब बिका है। मैं दोस्तों आप सभी को ना एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, देखो प्रमोशन करके दी गई हुई चीज़ कहीं ना कहीं वो कम लाभ देती है, क्योंकि उसके अंदर पैसा बहुत लगा होता है। जो दो चीज़ 200 रुपये की होती है वो आपको 500 की मिलेगी, क्योंकि उसमें प्रमोशन मार्केटिंग कॉस्ट इंक्लूड होती है। बट कहीं चीज़ जो बिल्कुल जेन्युइन, देखो इन्होंने 8000 किलोमीटर सफ़र तय करके एक बुक लिखी,
जिसके अंदर मुझे ऐसा नहीं लगता कोई घर में बैठ के जिसने कोई यात्रा नहीं करी वो उस चीज़ को लिख पाएगा, मुझे ऐसा लगता है। मैं चाहूँगा कि आप जितने लोग सुन रहे हैं इस वीडियो को, आप भी प्लीज़ इसे एक बार परचेज करके इसे पढ़िए, क्योंकि उसके अंदर वो चीज़ मिलेगी जो शायद कई सालों से किसी ने मतलब ना ही डिस्कवर किया है और ना ही वो डिस्कवर होने वाली है। और ये भी है कि बहुत सारी जो बिलीफ के ऊपर वाल्मीकि रामायण में जो था और जो एक्चुअल में जो वाल्मीकि रामायण में जो लिखा हुआ है, जैसे भी आपने बात करी कि राम जी कहाँ ठहरे थे, वो वाली जगह भी आज तक उन शहर के लोगों को ही नहीं पता है उनको लोगों को। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ मैं, पंचवटी, पर्णशाला। पंचवटी हम नासिक में जानते हैं, पर्णशाला जानते हैं तेलुगु रीजन में। जो तेलुगु लोग हैं, जो आंध्र प्रदेश तेलंगाना के जो लोग हैं, वो पर्णशाला आते हैं, वो पंचवटी नहीं जाते हैं, क्योंकि उनको पर्णशाला पता है कि ये वही स्थान है जहाँ पर सीता माता का अपहरण हुआ था रावण के द्वारा। और महाराष्ट्र लोगों या हमें कह लीजिए जो यूपी बिहार लोगों इन सबको पता है कि नासिक वो है। तो ये जो डिफरेंस है, जब ये मुझे पता चला तो मैं सोचो, मैं कंफ्यूज हो गया भाई। अब मुझे पैदल जाना है तो मुझे महाराष्ट्र नासिक जाना पड़ेगा, या फिर मैं इस जगह को छोड़ूं जो तेलुगु लोग मान रहे हैं, या मैं उस जगह को पकड़ूं जो हम समझ रहे हैं, जो हमने आज तक सुनते हुए आए कि नासिक नाम की जगह है जहाँ पर पंचवटी है। तो जब मैं इसके बारे में वाल्मीकि रामायण, पद्म पुराण जब मैंने पढ़ा और जब शिव पुराण के बारे में पढ़ा, और इसमें डॉक्टर राम गोपाल सोनी जी काफ़ी ज़्यादा मेरी मदद की है, क्योंकि वो काफ़ी साल से पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो मुझे पॉइंट टू पॉइंट वो बताते रहते हैं। तब जब मैंने पढ़ा तब मुझे यकीन हुआ कि नहीं यार, पर्णशाला एक्चुअली में यही है जो तेलंगाना और छत्तीसगढ़ बॉर्डर के पास है, ऐसा है। तो इसी तरीके से मुझे और भी चीज़ें पता चला कि हम लव और कुश का जन्म स्थान जो है वो कहाँ है। हर एक स्टेट में आपका लव और कुश का जन्म स्थान मिल जाएगा आपको। मैंने कहा कि यार ये तो भ्रांतियाँ हैं, ये तो बिलीफ के ऊपर बना है मुझे लग रहा है। आप अमृतसर में जाइएगा तो अमृतसर से गोल्डन टेम्पल से 20 किलोमीटर की दूरी पर वाल्मीकि आश्रम है। मैं वहाँ पर भी गया था अपने, जब मैं लिफ्ट लेके ट्रैवल कर रहा था। तो इसी तरीके से मैं बिहार में गया, सीतामढ़ी में, तो वहाँ भी लोगों बताते हैं। इसी तरीके से छत्तीसगढ़ में ही 2 जगह पर है कि यहाँ पर मतलब ये तुरतुरिया नाम की जगह है, वहाँ भी जन्म हुआ। इसी तरीके से केरल के मुलबागल से 20 किलोमीटर की दूरी बताते कि यहाँ पर लव कुश का जन्म हुआ। मतलब भ्रम, हर स्टेट ने अपने एक भ्रम पैदा कर रखे। हाँ, तो ये मैंने सोचा कि ये तो गलत है यार, ये ऐसा नहीं है। तो फिर मैंने वाल्मीकि रामायण मैंने पढ़ना स्टार्ट किया, तो मुझे पता चला कि एक्चुअली में जो इसका प्लेस था वो चित्रकूट से, जो मेन चित्रकूट है उससे 20 किलोमीटर पीछे है और यमुना नदी के आसपास है। तो एक जगह मुझे मिला वाल्मीकि आश्रम लालापुर, वो मेन प्लेस है जहाँ पर लव कुश का जन्म हुआ। ओके। तो ये हम जब बिलीव करते हैं और जो एक्चुअली में जो लिखा हुआ उसमें बहुत अंतर है। तो देखो ऐसे ही कुछ सीक्रेट्स जो एक भ्रम है और जो आने वाले कुछ समय तक ये भ्रम ही रहेंगे, बट इन बुक में मैं चाहूँगा कि ये बुक आप अपने हाथों से दिखाइए। इंग्लिश, ये हिंदी और इंग्लिश है। ये देखिए, ये जो बुक है, इस बुक में आपको हर उस प्रश्न के आंसर मिलेंगे जो सच में वहाँ के लोगों ने, जहाँ पे वो रहते हैं, उन्होंने आंसर किए हैं। और मतलब भारत को क्या चीज़ ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें एक चीज़ बताता हूँ कि भारत में बहुत ऐसी इंटरनली चीज़ें हैं जो भारत में नहीं होना चाहिए। जैसे तमिलनाडु, आप यूपी के कुछ क्षेत्र चले जाइए, या फिर आप आंध्र प्रदेश तेलुगु रीजन चले जाइए, तेलंगाना रीजन चले जाइए, तो आपको पता चलेगा कि वहाँ पर हलाल सर्टिफिकेट यूज़ करते हैं होटल में। जो मुस्लिम समुदाय के द्वारा जो अपना प्रोडक्ट का जो होता है, जैसे इंडियन गवर्नमेंट की तरफ FSSAI है, हाँ जी, उसी तरीके से वो हलाल यूज़ करते हैं सर्टिफिकेट। तो ये गवर्नमेंट देती है? नहीं, गवर्नमेंट नहीं, तो उनका अपना है, मतलब प्राइवेट कंपनी कहती है अगर आपने यहाँ पे आके ज्वाइन करना है तो हलाल सर्टिफिकेट हो। नहीं, हलाल सर्टिफिकेट, हाँ, एक तरीके से जैसे रेस्टोरेंट वगैरह जो होता है वो FSSAI का सर्टिफिकेट लेता है। लेकिन तेलुगु रीजन में, तमिलनाडु में, केरल में, और मैं यहाँ कहता हूँ यूपी के कुछ राज्य, तो रेस्टोरेंट वालों को हलाल सर्टिफिकेट चाहिए होता है। हाँ, वहाँ पर लेके रखे हैं वो। अच्छा। जो आम होटल वगैरह हैं। तो मैं ये सोच में पड़ गया कि यार हलाल सर्टिफिकेट क्यों है फिर? प्रोडक्ट में हलाल सर्टिफिकेट क्यों छप रहा है? हमारा भारत है भाई, हमारा कोई मुस्लिम कंट्री थोड़ी नहीं है। हाँ जी, ये तो गलत है। तो फिर मैंने इसमें लिखा था और फिर इसके बारे में पढ़ना स्टार्ट किया। तो हरिंदर एक सिख का एक सिख हैं वो, और वो रिटायर्ड है आर्मी से। तो उन्होंने इस पर काफ़ी ज़्यादा चर्चा की है हलाल सर्टिफिकेट को लेकर, हलाल को लेकर, कि हलाल किस तरीके से भारत को चेंज करने की कोशिश कर रहा है वो, क्योंकि उसका पैसा गवर्नमेंट के पास आता नहीं है, वो तो मुस्लिम समुदाय में ही रह जाता है वो।
FSSAI जो है वो गवर्नमेंट का है अपना। अगर आप रेस्टोरेंट खोल रहे हैं तो आपके पास क्या होना चाहिए, गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट होना चाहिए, लेकिन उनके पास गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट नहीं है। और वहाँ पे गवर्नमेंट उनको कुछ नहीं कहती है कि आपने हमारा कोई सर्टिफिकेट नहीं है उनको पता चले तब ना। अब मैं खाना खाने गया, हिंदू रीज़न है वहाँ पे, ठीक है, तो वहाँ पर मैं रेस्टोरेंट में देखा और ढाबे पे देखा कि ये हलाल सर्टिफिकेट का वो सर्टिफिकेट लगा हुआ है। मैंने उनसे पूछा कि आप तो हिंदू है, हिंदू रेस्टोरेंट है, तो ये क्यों है? अब उनका ये रीज़न था कि हम ये नहीं लगाएंगे तो यहाँ पर खाने नहीं आएंगे मुस्लिम लोग। और तो मैंने कहा ये क्यों है, ये तो गलत है ना, भारत के नज़रिए से तो गलत है। मेरा धर्म, मुझे उस धर्म से लेना देना नहीं है भाई, ये भारत के नज़रिए से तो गलत है ना। ये आपके पास FSSAI का सर्टिफिकेट होना चाहिए। हाँ जी, हाँ जी। और उनका पैसा गवर्नमेंट के पास नहीं आता है। हमारा जो पैसा, हमारा जो टैक्स जाता है उसका प्रोडक्ट का, वो तो गवर्नमेंट के पास जाता है, लेकिन उनका नहीं जाता है वो। और थैंक गॉड, तो मतलब यूपी की गवर्नमेंट, में किसी गवर्नमेंट का पक्ष नहीं ले रहा हूँ, लेकिन यूपी गवर्नमेंट जो योगी जी जो हैं हमारे, वो उन्होंने अभी बैन कर रखा पूरे तरीके से। अच्छा, पहले वहाँ पे ये सुनने में आया है कि पहले वहाँ पे भी ऐसा होता था। हाँ, कुछ समय से अभी बंद हो गया ये। कुछ समय से ये जो किसी की नज़र में आया ये चीज़। तो वहाँ पे ऐसा होना चाहिए शायद। इस वीडियो के जरिए अगर कोई किसी गवर्नमेंट या पॉलिटिशियन के पास ये वीडियो पहुँचती है तो उन्हें इस पे वर्क करना चाहिए, कहीं ना कहीं सोचना चाहिए। हमें वहाँ पर धर्म के नज़रिए से नहीं, हमें वहाँ पर भारत के नज़रिए से देखना होगा। हम कोई मुस्लिम कंट्री नहीं है जो हमें, मुस्लिम कंट्री में होता है भाई हलाल सर्टिफिकेट अपने यूज़ कर सकते हैं, या मुस्लिम कंट्री से कोई प्रोडक्ट आ रहा हो तो शायद में भी ऐसा होता होगा। लेकिन अगर आप भारत में रह के हलाल रेस्टोरेंट चल रहा है, हलाल सर्टिफिकेट चल रहा है, तो मुझे लगता है कि गलत है ये। उसका पैसा भी तो गवर्नमेंट के पास आना चाहिए। और अब ये नहीं कह सकते कि वो किस तरीके का वहाँ पे खाना बना रहे हैं, क्योंकि कोई गवर्नमेंट तो वहाँ पे देखने जाएगी नहीं। हाँ, ये पॉइंट आप रेज कर सकते हैं, ये सब चीज़ें ऐसी होती हैं। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा मतलब ऐसा लगा। जो आपके फॉलोअर्स हैं, जो आपको फॉलो कर रहे हैं, मैंने सुनने में आया कि काफ़ी लोग हैं जो ऐसी यात्रा करना चाह रहे हैं, या कुछ लोग ऐसे हैं जो स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप उन्हें किस टाइप की सलाह देना चाहेंगे? उन्हें किस किस चीज़ के लिए तैयारी करनी चाहिए? इसमें ऐसा है कि अगर जो कोई पैदल यात्रा करना चाहता है तो उसको पहले तो थोड़ा सा फिज़िकल एंडोरेंस को बढ़ाना पड़ेगा, फिज़िकल एबिलिटी को बढ़ाना पड़ेगा थोड़ा बहुत। और हो सके कि आप ज़्यादा जो हैं वो खाना खाने की कम कोशिश करें, और कभी कभी भूखे रहना भी आप इस तरीके से कोशिश कर सकते हैं, ताकि आपकी बॉडी के जो है उस हिसाब से ढले, उस हिसाब से आपका बने। और दूसरा जो है कि कहीं भी आप जाएं तो उसके बारे में ज़रूर पढ़ें कि वहाँ पर बिलीव किया और एक्चुअल में बुक में क्या लिखा हुआ है। तो ये सब चीज़ें जो है होना चाहिए। और मेंटलिटी सबसे मेन जो पॉइंट है, जो सबसे पहला आपका प्रायोरिटी होना चाहिए, वो होता है मेंटलिटी। अगर आपका तैयार नहीं है, मेंटलिटी आपको बाहर के इन्वायरमेंट को सहने के लिए तैयार नहीं है, तो आप ट्रैवल नहीं कर सकते। क्योंकि जो चीज़ आप कर रहे हैं वो पैसों से उसको नहीं हम तोला जा सकता, या हम उसको पैसे से नहीं नाप सकते। क्योंकि जिसके पास पैसा है वो बाय एयर चला जाएगा, आधे घंटे में वो अपनी डेस्टिनेशन में पहुंच जाएगा। बट इसको करने के लिए एक अलग सा जुनून, अलग सा पागलपन चाहिए। हाँ। तब जाके हम इतना बड़ा कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड हम ये तोड़ सकते हैं, है ना। जी। और हम यह भी है, और मतलब भारत के बारे में और भी कहना चाहता हूँ कि मतलब बहुत लोग कहते हैं कि आप कश्मीर चले जाइए, घूमने के लिए चले जाइए, अच्छा जगह, राजस्थान चले जाइए, वहाँ अच्छा जगह है। मतलब लोग जगह के बारे में बताते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ कि आप कभी छत्तीसगढ़ जाइए, छत्तीसगढ़ में जाइएगा तो वहाँ पर खूबसूरत जगह तो है, जंगल एक्सप्लोर करने के लिए आपको मिलेगा ही, लेकिन वहाँ पर आपको इंसानियत देखने को मिलेगा। जो इंसानियत की जो डिफिनेशन होती है वो आप उसे अपने आंखों से देख सकते हैं, पढ़ेंगे नहीं, वहाँ आंखों से देखेंगे, क्योंकि वहाँ का जो नेचर है लोगों का दूसरे के प्रति, वो बहुत मतलब कहते हैं ना कि समर्पण का भावना वहाँ पे। वो ये नहीं सोचेंगे कि आपसे मुझे क्या मिलेगा, वो बस खुश हो जाएंगे, अरे यार मैं उनकी मदद करके मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत गदगद हूँ, ऐसा वो महसूस करेंगे वो। लाइक पंजाब जैसा, पंजाब में जब मैं आता हूँ तो ऐसा लगता है मुझे कि बहुत बड़े दानवीर कंट्री में पहुँच गया हूँ मैं। हर जगह लंगर चल रहा है। मैं अमृतसर गया था 3 साल 4 साल पहले की बात बता, अमृतसर गया था मैं। ऐसा लगा कि जब सिख लोग जब आते हैं खाना खिलाते हैं, हर कोई साइकिल लेके आ रहा है, मतलब गाड़ी तो छोड़िए, साइकिल पर लेके आ रहा है चावल दाल लेकर कि भाई आज मैं खाना खिलाऊंगा। तो वो लगता है कि कितना बड़ा दानवीर है पंजाब हमारा। यहाँ की पंजाब की मतलब एक ख़ास बात मुझे बस यही लगी कि लोग यहाँ पर दानवीर बहुत ज़्यादा हैं।
पंजाब में ऐसा होता है कि अगर उनकी जेब में 2 रुपये है ना, हम्म, तो वो 1 रुपया आपको देंगे, हाँ 1 रुपया अपनी जेब में रखेंगे। ये रखेंगे, और वो कभी भी पीछे मदद करने के लिए पीछे मतलब नहीं हटते नहीं हैं। हटते हैं। उनमें ये चीज़ है। और सिखों से तो मैं कहता हूँ कि अब मतलब एक चीज़ आपको सीखना चाहिए, जो बहुत सारे हिंदुज़म गॉड के पास आप देखते होंगे तस्वीर में, सिख जो लोग हैं, जो पंजाबी जो सरदार लोग जो है, उसमें क्या है कि वो एक हाथ तो ऐसे करते हैं, एक हाथ में वो लठ लेते हैं कि भाई तूने ज़्यादा अगर किया मेरे से बातचीत, वो उस तरीके से बदतमीजी की तो मैं मार भी दूंगा तुझे, हाँ मैं सहूँगा नहीं। हाँ। ये जो नेचर है हर व्यक्ति में होना चाहिए, हम्म, क्योंकि ये नेचर पंजाबियों के अलावा मैं कहीं में बहुत कम लोगों में देखना मतलब कि मतलब देखता हूँ मैं इन सब चीज़ों को मैं, जबकि ये हिंदुज़म में भी होना चाहिए, बुद्धिज़्म में भी होना चाहिए। मतलब हिंदुज़म बुद्धिज़्म में है कि वो केवल इनका वो ये वाला फेस है, लेकिन मतलब लठ लेने वाला जो फेस है वो उसमें नहीं है। ऐसा क्यों होना चाहिए, रीज़न? ये है ना कि आप जैसे कि आपका घर है वहाँ पे, ठीक है, और आपके पास केवल ये हाथ है ऐसे आशीर्वाद देने वाला, सेवा करने वाला है, तो आपसे कोई भी जोर जबरदस्ती करके आपको हटा देगा वहाँ से। हाँ जी। तो आपके पास ताकत या लठ बजाने के लिए कुछ तो काबिलियत होनी चाहिए ना, कि भाई मैं लड़ भी सकता हूँ। जितने भी राजस्थान के जो क्षत्रिय राजपूत हैं, बिल्कुल। उन्होंने कितने वर्षों तक लड़ाई लड़ी है। हाँ जी। बप्पा रावल से देख लीजिए, या पृथ्वीराज चौहान देख लीजिए, महाराजा रणजीत सिंह देख लीजिए, अगर वो केवल हाथ ये रखते हैं तो क्या इतने सालों तक लड़ सकते थे वो? बिल्कुल भी नहीं। हल्दी घाटी का जब युद्ध हुआ, हमें तो बहुत पढ़ाया जाता है कि हल्दी घाटी में महाराणा प्रताप हार गए थे। ठीक है भाई, मैं मानता हूँ हमारे महाराणा प्रताप जी हार गए थे, लेकिन दिवैर का युद्ध भी तो बताइए। दिवैर के युद्ध में क्या था? वो महाराणा प्रताप जी हल्दी घाटी का जब युद्ध हार जाते हैं, तो वो भील के साथ जो जंगल में रहने आदिवासियों के साथ वो फिर तैयारी करते हैं अपनी सेना की, और जब सेना जब तैयार करते हैं वो, तब जाके वो दिवैर के युद्ध लड़ते हैं अकबर से, और उसमें वो जीतते हैं। बिल्कुल। तब जाके अकबर जो है उससे पीछा मतलब कहते हैं कि नहीं, अभी वो नहीं करना है। तो हम दिवेर का युद्ध कौन जानता है? आप जानते हैं दिवेर का युद्ध? बिल्कुल नहीं। लेकिन मुझे भी नहीं पता था। जब मैं राजस्थान घूमा तो मुझे पता चला, अरे मैं तो हल्दी घाटी में महाराणा प्रताप जी हारे थे, मैं उसी को जानता हूँ। तो ये दोनों होना चाहिए, ये भी होना चाहिए और ये भी होना चाहिए। ये किसके लिए होना चाहिए? ये उसके लिए होना चाहिए जो आपसे ज़्यादा मतलब आपके घर को लेकर, आपके धर्म को लेकर, इन सब चीज़ों पर होना। लेकिन ये भी चीज़ होना चाहिए और ये भी दोनों होना चाहिए। भगवान का जितने भी तस्वीर देखिएगा तो उसमें दोनों चीज़ें, सही। क्योंकि दुनिया कभी भी एक हाथ से नहीं चलता है, केवल दया से दुनिया नहीं चल सकता है। ये दोनों चीज़ होना चाहिए, ये सिखों से हमें सीखना चाहिए। इस चीज़ का मैं बहुत ज़्यादा भी, इस चीज़ को लेकर भी बहुत ज़्यादा। और वैसे तो उन्होंने भी मतलब जब हमारे कश्मीरी पंडित जो थे वो उन पर अत्याचार हो रहा था, औरंगजेब कर रहे थे, तो हमारे गुरु तेग बहादुर जी, उनके जो 3 भाई थे माटे सिंह और ये सब, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा त्याग किया। हमारे लिए किया था त्याग। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि इनकी बातें सुनकर, देखो इतनी महान हस्ती हैं, इतने ऐसी शख्सियत है ना कि मतलब बातें सुनने में इतना मज़ा आ रहा है। तो जो इन्होंने लिखा होगा इतना सोच समझ कर, मैंने जहाँ तक पढ़ा है कि इन्हें कुछ 6 महीने से साल तक समय लगा कि आपने एक कमरे के अंदर बैठ के उस चीज़ को दिन रात एक करके उससे लिखते रह गए। तो वो जो चीज़ है मैं डेफिनेटली बड़े खुशी से इस चीज़ को पढ़ना चाहूँगा। और मुझे एक छोटी सी बात और आपसे करनी है कि सोशल मीडिया पे सक्सेस होने का क्या मंत्र है? वो ऑल डिपेंड्स ऑन टाइम, मतलब वो टाइम पर डिपेंड करता है, कंसिस्टेंसी पर डिपेंड भी करता है। कंसिस्टेंसी के साथ समय समय पर क्वालिटी भी मैटर करता है। लेकिन आप कितनी भी मेहनत कर लीजिए, लेकिन एक समय आपका जब लक 0.01% लक होना ही चाहिए। अगर 0.01% लक ना होता तो बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर हैं। हर एक कंटेंट क्रिएटर जो है वो मनोज दे तो बन नहीं गया। बिल्कुल। हर एक कंटेंट क्रिएटर जो है वो सौरभ जोशी तो बन नहीं गया। बिल्कुल। या टेक्निकल गुरु जी ये सब तो नहीं बन गए ना। तो मतलब कहीं ना कहीं आपका हार्डवर्क तो होता ही है, कंसिस्टेंसी तो होती है, डिसिप्लिन होती है, लेकिन कहीं ना कहीं लक मैटर। वो तीनों के साथ जब एक बार लक जुड़ जाता है 0.01%, ज़्यादा भी नहीं, बस वो चीज़ अपने आप काम कर जाती है। काम कर जाती है। जब आपका वो 1% जब 0.01% जब लक आपका साथ देता है तो आप फिर अपने आप को इंक्रीज़ करना, इम्प्रूव करना स्टार्ट करते हैं। बहुत मज़ा आया आज आपके साथ बात करके। मैं चाहूँगा कि देखो, मैंने अभी हम बात कर भी रहे थे कि रियल में अगर बात करने बैठेंगे तो कितना समय निकल जाएगा पता भी नहीं लगेगा।
बट समय की नज़ाकत को देखते हुए बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सो थैंक यू सो मच पॉडकास्ट में आने के लिए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और देखने वालों को भी धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम।